व्यूअर्स। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। और अब शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। पुरी में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा धूमधाम से जारी, लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। पूरी रथ यात्रा में भक्तों का उमड़ा सैलाब, श्रद्धालु बोले प्रभु की कृपा से अद्भुत दर्शन। गाजियाबाद में ATM लूट प्रयास नाकाम, आरोपी CCTV में कैद, पुलिस तलाश में जुटी। और अब खबरें विस्तार के साथ। पुरी में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की धूम मची हुई है। लाखों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ और श्री जगन्नाथ रथ यात्रा पूरे उल्लास और भक्ति भाव के साथ जारी है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के भव्य रथों को खींचने के लिए पुरी पहुंचे। रथ यात्रा के दौरान भक्तों का उत्साह देखने लायक है और पूरा शहर भक्ति में सराबोर हो गया है। सुरक्षा के व्यापक इंतजामों के बीच ये वार्षिक धार्मिक आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहा है। और अब अगली खबर। पूरी रथ यात्रा में भक्तों की उमड़ी भीड़, श्रद्धालु बोले प्रभु की कृपा से हुए अद्भुत दर्शन। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की आस्था का सागर उमड़ पड़ा है। देश के कोने कोने से आए भक्त भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के दर्शन के लिए पुरी में एकत्र हुए। रथ यात्रा के दूसरे दिन एक भक्त ने अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा कि हम कल यहाँ नहीं आ पाए थे, दर्शन नहीं हो सका था। मन में बड़ी पीड़ा थी कि प्रभु के इतने पास आकर भी उन्हें देख नहीं सके, लेकिन आज प्रभु की कृपा से हम यहाँ हैं। जैसे ही रथ के पास पहुंचे, एक अलग ही ऊर्जा महसूस हुई। तो कल तो हम लोग नहीं आ पाए थे भगवान का दर्शन करने, लेकिन भगवान ने आज चाहा है तो हम आए हैं दर्शन करने और बहुत अच्छी तरह दर्शन हुए भगवान के। भगवान का पूरा फूल चढ़ावा, तुलसी माला सब देखा हमने। और मैं कहना चाहूंगी कि भगवान ने शायद चाहा था, हमारे नसीब में था, इसीलिए हम आज आए हैं रथ को खींचने, रथ को पहुंचाने, वरना कितने लोग कल नहीं खींच पाए हैं। तो ये हमारा ही नसीब है जो हम आज आके रथ को देख पाए हैं, रथ को खींच पाएंगे। इतनी बड़ी सौभाग्य जो कि भगवान को देखने के लिए हर कोई मंदिर जाता है। हम बहुत खुश है, पहली बार मैंने जीवन में ये अनुभव किया है रथ को देखने का, रथ में भगवान को देखने का। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी जो लोग कल नहीं आ पाए थे वो आज जरूर आके रथ को छुइए, रथ को खींचिए, देखिए भगवान को रथ में। तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पे रथ यात्रा जो कल लोग खींच रहे थे, मगर वो आज खींचने को और बहुत सारे भक्तों को सौभाग्य मिला है। क्या बोले, जगन्नाथ का ना जो महिमा है, उसका आशीर्वाद है ना, वो जब तक नहीं चाहता रथ नहीं जाते हैं। ठीक है, अभी तक वहीं पे है। तो जब चाहेंगे वो जाएंगे उनका मौसी के घर, वो नहीं चाहेंगे नहीं जाएंगे। ठीक है, उनका विचित्र लीला है, विचित्र लीला जगन्नाथ का।
तो जितने सारे लोग आज आए हैं यहाँ पे, फिर से वो रथ को खींचेंगे, ये जो खुशी की माहौल, आप भी आए हैं रथ को खींचने के लिए, उसकी जाहिर कैसे करेंगे? बहुत खुशी है, मतलब इतना लोग, कल भी बहुत भीड़ था, इससे भी ज्यादा भीड़ होने का उम्मीद है। लेकिन मैं तो बता रहा हूँ, मेरा 50 इयर्स में पिछले साल में फर्स्ट बार आया था रथ देखने के लिए, इस बार भी फर्स्ट बार, सेकंड बार है, वो भी दूसरा दिन आया हूँ, ठीक है, रथ देखने के लिए। इतना इसका महिमा है, और जगन्नाथ का आशीर्वाद मेरे ऊपर तो इतना है ना, क्या बोलूं मैं, बहुत खुश हूँ मैं। उसका डोरी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम कल आए थे यहाँ से, मतलब 100 मीटर दूर से वापस गए, नहीं देख पाए आज, लेकिन बढ़िया से दर्शन किया भाई बहन प्रभु जगन्नाथ को। इतना खुश है ना, बस मैं वर्णना नहीं कर सकता हूँ, बहुत खुश हूँ। और कल रथ यात्रा में नहीं आ पाई, ये मेरा बहुत बड़ी दुख की बात है, लेकिन आज मैं आई हूँ। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु आज विराजमान है रथ पे, वो आज इतनी सुंदर दिखते हैं, इतनी खुश दिखते हैं, और इतनी बहुत बड़ी नज़ारा है, इतना सुंदर माहौल है कि मतलब देखते ही भगवान का दर्शन करते करते आंखों में आंसू आ जाता है। लेकिन भगवान कल इंतजार में बैठे ही रहे हैं कि आज मेरा और भक्त आएंगे और भगवान मेरे भगवान की रथों को अच्छे से खींच के आज मौसी माँ के घर में ले जाएंगे। मैं बहुत 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 खुश हूँ। आज जगन्नाथ का दर्शन भी कर लिया और जगन्नाथ रथों की भी देख लिया। कभी भी मैं आज तक नहीं देखा था, लेकिन मैं आज जगन्नाथ का दर्शन करके बहुत बहुत बड़ा धन्य हो गई हूँ। और अब अगली खबर की तरफ। गाजियाबाद में एटीएम लूट की कोशिश नाकाम, आरोपी सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने शुरू की तलाश। गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र में स्थित एक ब्लॉक सेक्टर 12 में स्थित एक्सिस बैंक के एक एटीएम को लूटने की कोशिश की गई। जानकारी देते हुए एसीपी रितेश त्रिपाठी ने बताया कि 2 अज्ञात व्यक्तियों ने एटीएम मशीन को काटने का प्रयास किया, लेकिन जैसे एटीएम का अलार्म बजा, दोनों आरोपी मौके से भाग निकले। उन्होंने कहा, घटना के दौरान दोनों आरोपियों ने आंशिक रूप से अपने चेहरे ढके हुए थे, लेकिन उनकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। फुटेज के आधार पर उनकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना विजयनगर में के ब्लॉक सेक्टर 12 में 2 व्यक्तियों द्वारा एक्सिस बैंक के एक एटीएम को काटकर लूटने का प्रयास किया गया, किंतु वहां पर जब उस एटीएम का अलार्म बज गया तो ये व्यक्ति वहां मौके से फरार हो गए। वहां के सीसीटीवी फुटेज में इन व्यक्तियों का हुलिया और आधा ढका हुआ चेहरा आ गया था। इसके पश्चात तत्काल ही जो विजयनगर की टीम थी वो सक्रिय हुई और इन व्यक्तियों की गिरफ्तारी हेतु कई टीमें निकाली गई। इनमें से 2 टीमें यहाँ पर माधवपुरा कट और कश्मीरी मंदिर के जो कट है वहाँ पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान आज 28 जून 2025 की रात्रि में 2 व्यक्ति एक स्प्लेंडर बाइक पर आते हुए दिखाई दिए और इन्होंने बीच में एक भारी बोरे का भरा हुआ सामान रखा हुआ था। संदिग्ध प्रतीत होने पर जो माधवपुरा कट पर टीम थी उसने इनको तत्काल ही रुकने के लिए कहा। रुकने के स्थान पर इन्होंने अपनी बाइक को, ये जो आर्मी ग्राउंड का क्षेत्र है यहाँ पर भगाया। तत्काल ही जो माधवपुरा की टीम थी और जो कश्मीरी मंदिर पर टीम एक्टिव थी, दोनों टीमें इन्होंने इनका पीछा किया। पूरे क्षेत्र की कॉम्बिंग की गई तो इन्होंने अपने आप को दोनों ओर से घिरा पाने पर पुलिस के दल पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस ने अपना बचाव किया तो इन्होंने पुनः पुलिस के दल पर फायर करने का प्रयास किया है। इसके पश्चात पुलिस को भी अपने बचाव में रक्षार्थ फायरिंग करनी पड़ी है, जिसमें से इसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है व दूसरे व्यक्ति को मौके से ही हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ करने पर जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उसने अपना नाम सचिन बताया व जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है उसने अपना नाम कबीर बताया है। इन्होंने ये भी बताया कि कल जो ये घटना नहीं कारित कर पाए थे तो उसके पश्चात आज ये पुनः इसी फिराक में निकले हुए थे कि इस क्षेत्र में कोई दूसरे एटीएम को देखकर उसको काटकर लूटने का प्रयास करने वाले थे। इनके पास से यहाँ पर एटीएम को काटने का जो पूरा सामान होता है, जिसमें 2 गैस सिलेंडर हैं, गैस कटर है, एक गंडासा है, कई मिर्ची पाउडर हैं और अन्य सामग्री बरामद हुई है। साथ में एक तमंचा है, एक जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस और जो बाइक है, चोरी की स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई है। इन व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और इसमें जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है उसे प्राथमिक उपचार हेतु भेजा जा रहा है व इस पूरे प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सेवानिवृत्त आईआईटी मद्रास प्रोफेसर सुंदरवादी वेलू ने 92 वर्षीय मेटटूर बांध के नए द्वारों का निरीक्षण किया है। समुद्र अभियंत्रण विशेषज्ञ और सेवानिवृत्त आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर सुंदरवादी वेलू ने 92 वर्ष पुरानी मेटटूर बांध के नए द्वारों का निरीक्षण किया।
पुराने द्वारों को पहनधन से क्षतिग्रस्त होने के कारण बदला जा रहा है कि निरीक्षण जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर किया गया, जिसका उद्देश्य नए द्वारों की दीर्घकालिक टिकाऊपन और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अधिकारियों ने बताया कि इस बदलाव से बांध की सुरक्षा और कार्य क्षमता में सुधार होगा, जिससे क्षेत्र में जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण बेहतर होगा। और अब अगली खबर, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से बदल गई जिंदगी, लाभार्थी बोले मछली पालन ने लिया बड़ा फायदा। एक मत्स्य पालन लाभार्थी ने बताया कि हम 2017 से मछली पालन से जुड़े हुए हैं। पहले हम अन्य काम किया करते थे, लेकिन उससे ज्यादा लाभ नहीं मिलता था। मैं पहले राजस्थान जाकर ट्रक ड्राइविंग का काम करता था ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके। फिर किसी ने मछली पालन का सुझाव दिया और इस योजना से हमें काफी फायदा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि मत्स्य पालन के जरिए उनकी आमदनी में सुधार हुआ है और आज वे आत्मनिर्भर बन सके हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से किसानों और मछुआरों को नई संभावनाएं मिली है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिला है। हम 2017 से मछली पालन में जुड़े हुए हैं। पहले कुछ करते थे। 2021 में हमको प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत केज मिला, 2 बैटरी जिसमें 8 केज होता है। उसमें हम मछली पालन किए और कुछ मेरा भाई के भी है, वो भी मछली पालन कर रहे हैं। हम जैसे प्रधानमंत्री वाला जब केज मिला उससे पहले बहुत कम बेनिफिट होता था और हम कमाने के लिए मतलब घर से राजस्थान जाते थे गाड़ी चलाने के लिए। तो हमको कोई आदमी बोले कि आप ऐसा कीजिए कि मछली पालिए, तो मछली हम ट्रेनिंग के लिए और 2021 में जब हम केज जब हमको मिला और मछली पाले तो लगभग 5 करके 10 लाख रुपया हमको बेनिफिट हुआ सालाना। जैसे हम पहले दूसरे राज्य में कमाने जाते थे घर परिवार को छोड़ के और ड्राइवरी करते थे किसी दूसरे के यहाँ, और अभी है कि अपना घर में रहते हैं और अपना बाल बच्चा के साथ पैसा कमा रहे, सब आदमी मिल के, मेरी वाइफ भी करती है, हम भी करते हैं, मिल के मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं। मेरा पहले बहुत कर्ज था जो कि बाहर कमाते थे, इससे कमा के कर्ज तोड़े और बच्चा को अच्छा स्कूल में, हमारे घर से दूर है 5-6 किलोमीटर दूर है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। और पहले हम मिट्टी का घर में रहते थे, इससे कमा के अभी नया घर भी बना लिए। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। मछली पालन अधिकारी प्रदीप कुमार बोले, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने बदली जिंदगियां, पलायन में कमी आई। प्रदीप कुमार मछली पालन अधिकारी ने कहा कि योजना यहां के लोगों की जिंदगी बदल कर दी है। पहले यहां से पलायन एक बड़ी समस्या थी क्योंकि लोग काम की तलाश में दूसरे राज्यों खासकर बाहर जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लागू होने के बाद की समस्या काफी हद तक कम हो गई। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत मछली पालन को प्रोत्साहन मिलने से स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़े हैं, जिससे युवाओं को अपने गाँव में ही काम मिलने लगा है। इससे न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है बल्कि सामाजिक स्थिरता भी बढ़ी है। सर, यहाँ पे लगभग 12-13 से इस तिलैया जलाशय में राज्य की छोटी छोटी स्कीमों से केज कल्चर का काम प्रारंभ हम लोगों ने किया था। तो शुरुआती दौर पे तो काफ़ी सीखने को समझने को मिला, हम लोग भी सीखे। धीरे धीरे हमारे फार्मर लोग मत्स्य पालन में केज के माध्यम से उन्होंने काफ़ी ग्रोथ किया, तकनीकों को सीखा, बाहर भी उन लोगों को
अनुसंधान केंद्रों में जैसे सीफरी, बैरकपुर वगैरह में हम लोगों ने भेज के इनके नॉलेज को स्ट्रेंथन किया। धीरे धीरे हमारी राज्य सरकार की तरफ से भी कुछ स्कीमें बढ़ने लगी, जिला प्रशासन की तरफ से भी डीएमएफटी फंड के माध्यम से इन लोगों को केज मिला। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आया उसके बाद से इसमें एक आप कह सकते हैं कि एक रिवॉल्यूशन हो गया, क्योंकि स्कीम्स का कोई लिमिटेशंस नहीं था कि कितने लोग ले सकते हैं। तो वहाँ पे लोगों ने बढ़ चढ़ कर आवेदन किया और जितने लोगों ने आवेदन किया लगभग सभी को योजनाओं का लाभ मिला। और हम कह सकते हैं कि आज के तिथि में केंद्र सरकार की पीएमएमएसवाई और हमारे जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार की डीएमएफटी फंड के द्वारा जो केज कल्चर दिया गया उसने काफ़ी लोगों की तकदीर को बदल रखा है। और जो यहाँ से पलायन, जो हमारे इस एरिया का सबसे बड़ा मुद्दा होता था कि यहाँ के ज़्यादातर लोग पॉकलेन चलाने के लिए अन्य राज्यों में जाकर सालों भर काम करते थे, कुछ सीजनल माइग्रेंट थे, वो आज ही स्थिति काफ़ी हद तक हम लोगों ने कम कर दिया है। दूसरी एक समस्या थी कि यहाँ पे जितने भी हैं सब स्थानीय हैं, तो ऑल आर डिस्प्लेस्ड पीपल फ्रॉम दिस साइट। कि जब जलाशय का निर्माण हुआ था तो उनकी ज़मीनें यहाँ पे डूब गई थी, तो एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता है कि हम इस जगह को छोड़ के अन्य जहाँ पे हमको सेटलमेंट किया जा रहा है वहाँ पे हम कैसे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जब वो केज कल्चर करते हैं तो उनको ऐसा भी फील होता है, जैसे आप कुछ किसानों से बात करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो अपनी खेती कर रहे हैं। तो these all things are means motivating thing for the farmer and वो हमारे लिए भी मोटिवेटिंग होता है और हम उनको मोटिवेट करते हैं, उनके आर्थिक स्थिति बढ़ते हैं तो हमें भी काफ़ी खुशी मिलती है। और अब देखते हैं अगली खबर। मंत्री सुरेंद्र मेहता बोले, पहले बिहार था जंगल राज जहां महिलाएं और बच्चे भी थी सुरक्षित नहीं थे। बिहार के मंत्री सुरेंद्र मेहता ने एक संवेदनशील बयान देते हुए कहा कि यही बिहार है जिसे कभी जंगल राज कहा जाता था। उस दौर में कोई महिला अपने घर से बाहर निकलने में सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। जब कोई बच्चा स्कूल जाता तो उसके माता पिता चिंतित रहते कि वही वो सुरक्षित वापस आ पाए या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि उस समय की स्थिति बेहद डरावनी और असुरक्षित थी, लेकिन अब राज्य ने विकास और कानून व्यवस्था में काफी प्रगति की है। मंत्री ने यह भी आशा जताई कि आने वाले दिनों में बिहार और भी सुरक्षित और समृद्ध बनेगा। देखिए, देहात में एक कहावत, देहाती भाषा में कुछ चोर कहा जाता है, चोर बोले जोर से, वही हाल इसका। जो ट्वीट कर रहा है सबसे पहले तो उसका वो जवाब दे। यही बिहार है जिस बिहार को जंगल राज की संज्ञा दी गई और बिहार के अंदर चारा घोटाला हुआ था, उसमें 10,000 करोड़ से ज्यादा का उसमें घोटाला हुआ था, जिसमें लालू जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे बिहार के, और लालू जी को इस केस में आज की तारीख में 37 साल की सजा। यही बिहार है जिस बिहार में जिसको जंगल राज कहा गया था। उस वक्त जंगल राज था तो कोई माँ बहन घर से नहीं निकलती। बच्चा जब स्कूल जाता था तो उसके माता पिता इस सोच में रहते थे कि हमारा बच्चा घर वापस आएगा कि नहीं आएगा। और इस बिहार के अंदर वो लड़का जो ट्वीट करता है, पहले इसका वो जवाब दे। इसी बिहार में शिल्पी गौतम का कांड हुआ था और निर्लज होके बोलता है कुशासन कुशासन। ये जान लीजिए, बिहार में इस बार एनडीए अजय बहुमत से सरकार बनाई गई और बिहार में 225 सीट से ज्यादा जीत करके एनडीए आने वाला। आइए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने परिवार सहित मां कामाख्या मंदिर में किया दर्शन और पूजा अर्चना। गुवाहाटी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अपने परिवार के साथ गुवाहाटी स्थित प्रसिद्ध मां कामाख्या मंदिर पहुंचे और देवी कामाख्या के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के साथ भक्ति भाव से पूजा की और राज्य एवं देश की समृद्धि की कामना भी की। नमो विष्णु नमो अद्य श्रीशो जगत्या आसने मासी मिथुन राशि भास्करी शुक्ल पक्षी विज्ञान जीवो नाम दश पूर्व दश पुराण वंशानुद्धार नमो सौभाग्य सलीलावर्ती विमले मानस प्रिय नमो गंगम परिपूर्णम पापुंहर नमस्ते।
এক নম্বর দিয়ে যাবো নাকি? दादा आप पीछे जाइए ना, हमको काम करने का सुविधा कर दीजिए। ये माला डाल रहे हैं। दादा 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 आगे जाओ आगे जाओ। और अब अगली खबर। आरोपों के बीच एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पाटवारी के खिलाफ मामला दर्ज, एसपी विनीत कुमार जैन ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाटवारी के खिलाफ एक गंभीर मामला दर्ज किया गया है। एसपी विनीत कुमार जैन ने बताया कि कल गजराज लोधी ने अशोकनगर कलेक्टर से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर एक हलफनामा सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ कांग्रेस नेताओं ने उन्हें ओरछा ले जाकर जीतू पाटवारी से मिलवाया था।
एसपी ने कहा कि जीतू पटवारी ने उनसे कहा कि वे मुड़गावली गांव के सरपंच द्वारा उनके ऊपर मल खिलाने का आरोप लगाए और इसके लिए उन्हें रिश्वत भी दी गई। बाद में गजराज ने स्वीकार किया कि आरोप गलत है और उन्होंने ये बयान जीतू पटवारी के दबाव में दिया था। कल शाम को गजराज लोधी निवासी ग्राम मूडरा थाना मुगावली ने कलेक्टर अशोकनगर से पर्सनली मिलके उनको एक एफिडेविट दिया था, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि कांग्रेस के कुछ नेता उन्हें 25 तारीख को ओरछा ले गए थे। वहां उनकी मुलाकात श्री जीतू पटवारी जी से कराई। जीतू पटवारी जी उनको एक साइड में ले गए और साइड में ले जाके उनसे ये कहा कि आप मल खिलाने की बात बता देना। तो उसके बदले में कुछ प्रलोभन भी उनको दिए और फाइनली गजराज लोधी ने मल खिलाने की बात बोली जीतू पटवारी जी के सामने। और बाद में उन्होंने ये कहा कि मल खिलाने की बात जो थी वो गलत थी और जीतू पटवारी जी के समझाने पे उन्होंने ये बात बोल दी थी, जबकि मल खिलाने जैसी कोई घटना उनके साथ नहीं हुई है। इस आशय का जो शपथ पत्र उन्होंने कल दिया था, उसके आधार पे आज थाना मुगावली में श्री जीतू पटवारी जी और उनके जो साथी हैं उनके विरुद्ध में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के में प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। कर्नाटक मंत्री एच.के. पाटिल ने तिरुमाला स्थित भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में की भक्ति पूर्ण पूजा अर्चना। कर्नाटक के वरिष्ठ मंत्री एच.के. पाटिल ने तिरुमाला के प्राचीन और प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का भव्य दर्शन किया। अपने आध्यात्मिक यात्रा के दौरान मंत्री पाटिल ने मंदिर में भक्ति भाव से पूजा अर्चना की और भगवान से राज्य और देश की समृद्धि, शांति और सभी नागरिकों के कल्याण की प्रार्थना की है। मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि भगवान वेंकटेश्वर के आशीर्वाद से वे और उनकी टीम जनता की सेवा में समर्पित रहेंगे। उन्होंने कहा कि तिरुमाला मंदिर की पवित्रता और यहाँ के वातावरण से आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, जो जीवन में सकारात्मकता और शक्ति का संचार करती है। आइए देखते हैं अगली खबर। शादरा के गीता कॉलोनी में युवक की चाकू घोंपकर हत्या, परिजन बोले कि पूर्व नियोजित साजिश लगती है। शादरा के गीता कॉलोनी इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान यश के रूप में हुई है। घटना शुक्रवार शाम लगभग 8 से 8:30 बजे के बीच उनके घर के पास हुई। यश के भाई अमन शर्मा ने कहा कि ये पूरा मामला पूर्व नियोजित साजिश लगता है। घटना हमारे घर से ठीक सामने हुई। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा। नाम बताओ। अमन शर्मा। अमन शर्मा, आपके भाई की आपको देखा, कितने लोग थे और क्या मामला था? सर कम से कम 4 से 5 लड़के थे और ये सोची समझी साजिश से लग रही थी। सर वो जो लड़का भागा था वो 2 मिनट के अंदर लड़के ले आया। रोज चक्कू लेके आए थे। मेरे को लग रहा है वो गाड़ी से भी खुद ही जान पूछ के टच हुआ था वो लड़का हमें रोकने के लिए। कितने बजे की बात थी? 8 साढ़े 8 बजे की सर। जब आपके भाई को मारा था तो आपको भी कुछ कहा कि? वो मेरे को कह रहा था तुम यहाँ से हट जाओ।
तो मैंने उसे पकड़ रखा था लड़के को। फिर वो जो लड़का 3 लड़के लाया, फिर यश ने कहा छोड़ के भाग यहाँ से, फिर हम भागना स्टार्ट करा हमने। आपके घर से कितनी दूर पे वारदात को अंजाम दिया था? 300-400 मीटर होगा सर। 300 मीटर। पुलिस ने कुछ कहा इसके लिए? सर अभी तक उन्होंने कोई बताया नहीं कुछ। वो कह रहे हैं एक्शन लेंगे, बट अभी तक ना उन्होंने किसी को पकड़ा ना कुछ करा। कोई रिस्पॉन्स नहीं है पुलिस की साइड से। आइए अब देखते हैं अगली खबर। शिमला में बारिश जारी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। शिमला में और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे से हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञानी संदीप कुमार ने बताया कि 28 जून को मैदानों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि कुछ क्षेत्रों और जिलों में भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने आगे कहा 29 जून से बारिश की तीव्रता में वृद्धि होने की संभावना है। भारी से बहुत बड़ी बारिश की संभावना के चलते कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। देखिए, बीते 24 घंटों में प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की गई थी। आगामी मौसम की बात करें तो आज 28 जून को संभावना ये कि जो प्रदेश की जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट हैं, जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ में हमारे कुछ एक डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा है, सोलन, शिमला, सिरमौर, मंडी, यहाँ पे 1-2 स्थानों में भारी बारिश भी हो सकती है। फिर कल 29 जून से संभावना ये है कि जो प्रदेश में जो मौसम जो रेनफॉल एक्टिविटी है इसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी। और इसके चलते जो हमारे कुछ एक डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें स्पेशली ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा, यहाँ पे 1-2 स्थानों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। इसको देखते हुए इन डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें सोलन, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे हैवी रेनफॉल हो सकती है और यहाँ पे हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया हुआ है। ये जो एक्टिविटी जो कल से शुरू होगी प्रदेश में, और ये जो पीक करेगी कल 29 तारीख को करेगी और ये फिर 30 जून तक जारी रहेगी। फिर 1 जुलाई से तो थोड़ी वेदर में कमी जरूर आएगी, पर फिर भी 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक संभावना ये है कि जो प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट हैं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश होती रहेगी। आइए देखते हैं अगली खबर। नैनीताल में सैलानियों की भीड़, नाव की सवारी और खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठाया गया। खूबसूरत नैनीताल में पर्यटक सैलानियों की भारी भीड़ देखने को जा रही। लोग नैनी झील में नौका विहार का आनंद ले रहे हैं और आसपास के मनोहारी नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम भी खुशनुमा है, जिससे नैनीताल की सुंदरता और भी निखर गई है। नैनी झील की सुरमई दृश्य और शांत वातावरण ने यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर दिया है। अरे सुनती बने सुन लो, एक फैमिली जा रही है। और बाकी फैमिली यहीं जाओ, आप 3 फैमिली बचे। एक फैमिली कौन सी आपकी? पहली बात 2 फैमिली यहीं रखो आप, वो 2 फैमिली और भी एक फैमिली उनके साथ। और देखते अगली खबर। बिग बॉस 13 फेम और अभिनेत्री शेफाली जरीवाला का 42 वर्ष की उम्र में निधन। लॉकडाउन वाला अंधेरी में उनके आवाज के बाहर हालात दिखाई दे रहे। लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस 13 से मशहूर हुई अभिनेत्री शेफाली जरीवाला का 42 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनकी अचानक मौत से मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। शेफाली जरीवाला के परिवार और प्रशंसक उनकी याद में गमगीन है। अंधेरी के लोखंडवाला इलाके में उनके आवाज के बाहर मीडिया और प्रशंसकों की भीड़ जमा हो गई है।
पिताजी है, उसको लेना गया। उसके पिताजी, वो बिग बास वाला। नहीं, वो नहीं है। होंगे भी उसके पिताजी का पति है ना ये पति है ना। पति अरे न हो रहा है सीधा। ठीक है सर, ठीक है सर, जा रहे जी, बिल्कुल सर, जा रहे हैं सर। मैडम जी 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 जी। अभी आप लोग गेट के बाहर रहेंगे दादा, क्या की बात करना चाहेंगे? पूरे फॉरेंसिक वाला नहीं यहाँ पे, फॉरेंसिक वाला नहीं है भाई, उसी पति का ले रहे हैं, पति का दादा। हाँ वो बात करने कुछ नहीं है। अच्छा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं अगली खबर। नागपुर दौरे के दौरान एनसीपी सांसद सुप्रिया सुळे ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि, दीक्षा भूमि में किया पुष्पांजलि अर्पित। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुळे ने नागपुर के प्रतिष्ठित दीक्षा भूमि स्थल पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के सामाजिक न्याय और समता के प्रति योगदान को याद किया। सुप्रिया सुळे ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के आदर्श आज भी देश को मार्गदर्शन देते हैं और उनके विचारों को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। क्या कर रहा है यार? पीछे आओ ना, क्या कर रहा है तू? मैं नहीं ओके चल मागे हो ना। भाई मागे रे। और अब अगली खबर। जयशंकर ने संविधान व लोकतंत्र की मजबूती पर दिया जोर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित आपातकाल 50 वर्ष मॉक पार्लियामेंट के उद्घाटन सत्र में कहा, विपक्ष बार बार कहता है कि अघोषित इमरजेंसी है। मैं आप सभी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इमरजेंसी का समय नहीं और न ही कभी आगे होगा। उन्होंने युवाओं को इस मॉक पार्लियामेंट के जरिए उस आपातकाल से जुड़ी सीखों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कर्तव्य बताया। जयशंकर ने कहा कि कुछ लोग संविधान की प्रति हाथ में लेकर घूमते हैं, पर दिल की भावना कुछ और है। क्या कभी कांग्रेस ने आपातकाल के लिए माफी मांगी है? अब अगर सचमुच ये इमरजेंसी का समय होता ना, वो साइड तो खाली होता, वो सब लोग अंदर होते। ये इमरजेंसी का समय नहीं है, न कभी होगा, और इसीलिए हमारे पार्लियामेंट में सबकी उपस्थिति हर समय होगी। अब हर पीढ़ी के लिए एक उनके जीवन में एक डिफाइनिंग इवेंट होता है कि अब कहते हैं कि भाई जब हम जवान थे तो उस समय ये हुआ। हमारी पीढ़ी में वो इमरजेंसी थी। मैं करीब करीब आपकी उम्र का था जिस साल जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ। मैं 20 साल का था, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो ये इमरजेंसी का समय जो है, मैं 20 और 22 के बीच में था। और जो उस समय हम लोगों ने जो अनुभव किया उसको हम जरूर याद तो रखते हैं, पर ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जो भी हमने उस समय सीखा, जो हमारा अनुभव था, वो आगे वाले पीढ़ियों को कैसे हम पास ऑन करें। और इसीलिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ
क्योंकि मैं आपके सामने दो विषय रखना चाहता हूँ। एक कि आपके मन में होगा भाई ये इमरजेंसी की बार बार बात करते हैं, था क्या वो इमरजेंसी? और सचदेवा जी आप 7 साल के थे, तो मैं 20-22 साल का था, तो मेरा अनुभव भी कुछ, अवेयरनेस भी कुछ ज़्यादा था। और दूसरा कि इमरजेंसी क्या हुआ और उसका डेंजर क्या है और हमें उससे क्या क्या सबक सीखना चाहिए। और अगर मैं पूरे इमरजेंसी का एक सबक सिखाऊं, मैं आपको ये कहूँगा, नेवर टेक फ्रीडम फॉर ग्रांटेड। ये सबक है इमरजेंसी का। अब आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में इमरजेंसी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, यूट्यूब में देखा होगा, लोगों के भाषण सुने होंगे, टीवी में लोग भी आते हैं, उस समय के लोग भी आते हैं, चर्चा होती है। मैं आपको एक किस्म से माने सामान्य नागरिक के परिप्रेक्ष्य से इमरजेंसी का अनुभव आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने कहा आपको, मैं 20 साल का था उस समय। मैं यूनिवर्सिटी में JNU में मैं पढ़ रहा था, हॉस्टल में था। और उस समय के लोग, हम लोग माने मैं कहूँगा हम यूनियन पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं, पर पॉलिटिकली अवेयर लोग थे। हमें पता तो था कि देश में क्या हो रहा है। और एक चीज़ थी कि जब इमरजेंसी हुआ उस समय सब लोग माने हर पार्टी के लोग, एक के अलावा नहीं, 2 के अलावा, क्योंकि CPI ने भी सपोर्ट किया था इमरजेंसी, सब लोग साथ आए। और इसीलिए मैं इस पे थोड़ा बल दे रहा हूँ कि आज कुछ लोग विपक्ष में हैं। मेरी आशा है, मेरी अपेक्षा है कि वो याद रखेंगे कि 1975 में उनकी स्टैंड क्या थी और 75 और 77 के बीच में उनका भी क्या हुआ, और वो सबक मेरी आशा है कि वो कभी ना भूलें। अब इमरजेंसी कभी कभी जिनका डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं था उनको लगता है कि भाई ये कहीं पॉलिटिक्स का मामला है। ये पॉलिटिक्स से बहुत बड़ा है, क्योंकि जो थ्रेट जो था वो संविधान को तो था, हमारे इंस्टीट्यूशंस को था, हमारे राजनीति पॉलिटिक्स को था, मीडिया को था। जैसे आपने सचदेवा जी से सुना, हमारे कल्चर, हमारे संगीत को था, सिनेमा को था। मैं कहूँगा एक किस्म से जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, हमारे वे ऑफ लाइफ, एक किस्म से हमारे वे ऑफ लाइफ को अटैक किया गया था। तो आज आप लोगों को समझना चाहिए कि ये सब हुआ और क्यों हुआ। ये एक परिवार के कारण। जब आप बाहर जाएंगे, एक फिल्म की पोस्टर है वहाँ, किस्सा कुर्सी का, ये 3 शब्द ना, किस्सा कुर्सी का, ये टोटली आपको बताता है कि इमरजेंसी का कारण क्या था। और जब एक परिवार, सचदेवा जी ने कहा कि राष्ट्र के बारे में जो भावना जो है, जब परिवार को राष्ट्र से बड़ा मानते हैं तो इमरजेंसी जैसे स्थिति आएगी। ये एक बहुत बड़ा सबक। अब थोड़ा मैं रोल बैक करता हूँ। 1975 हॉस्टल में थे, और कल ही मेरे साथ एक क्लासमेट थे जो उस समय गिरफ्तार किए गए, वो जेल गए। वो मेरे से पूछ रहे थे कि भाई 50 साल हो गए हैं, आपको याद है उस दिन क्या हुआ? हम नॉर्मल, स्वाभाविक है कि हम लोग आपस में बात करेंगे। तो उस समय बहुत कुछ हुआ, पर अगर मेरे मन में 2-3 ऐसी घटनाएं हैं। एक ही आप ही सोचिए, आप में से काफ़ी लोग, कुछ लोग तो यूनिवर्सिटी में होंगे ना, तो हॉस्टल में रहा होगा या रहते होंगे।
आप सोचिए कि एक रात को पूरे हॉस्टल को पुलिस ने घेर लिया और पुलिस जो है बंदूक के साथ हॉस्टल में आती है और कमरे कमरे में घुस के जांच करा के लोगों को ले जाती है। रात को क्यों? भय लगता है, और ये भय दिलवाने का एक किस्म से एक्सरसाइज था कि लोगों को दबा के रखो। तो आप समझिए कि आप 20, 22, 25 साल के हॉस्टल में सो रहे और अचानक दरवाजे पे, और जब पुलिस वाले खटखटाते ना, वो माने नॉर्मल नहीं होता। तो अब लोगों को बुलाया गया। एक इन्फॉर्मर जैसा आदमी था जो मास्क, सर पे मास्क था, किसी को ये कहता था, किसी को वो कहता था, और जिसका गलत इशारा था उसको उठा के ले गए। अब ये रात को, और आप सोचिए इसका इम्पैक्ट जो है, इसका ट्रॉमा जो है उस यूनिवर्सिटी पे कितना भयानक है। अब ये रात की घटना, दिन में भी एक घटना हुई कि स्टूडेंट सब लोग जेएनयू के कैंपस में बैठे थे। वो विंटर का मौसम था, लोग मूंगफली वगैरह संतरा खा रहे थे जैसे स्टूडेंट्स खाते, और अचानक एक पुलिस पेट्रोल आई अंदर, खुद पुलिस कमिश्नर आए स्टूडेंट लीडर को पकड़ के, और वो भी गलत आदमी को पकड़ के गाड़ी में डाल के अपहरण किया सबके साथ। और उस समय इमरजेंसी में अगर गलत आदमी को भी पकड़ते थे उसको छोड़ते नहीं थे। तो ये आप समझिए कि कोई भी कभी भी माने आप ये डेंजर का वातावरण था, अनिश्चितता, भय का था कि पता नहीं किसको उठाएंगे, क्यों उठाएंगे, गलती से भी उठा लिया तो क्या होगा। और साथ ही साथ ये कहानियाँ आ रही थी कि पुरानी दिल्ली में फायरिंग हुई है, कि ये कंपलसरी फैमिली प्लानिंग वैसेक्टॉमी होती थी कि लोग को पकड़ कर, क्योंकि सबका कुछ कोटा दिया जाता था तो नंबर भरने के लिए ज़बरदस्ती वैसेक्टॉमी किया जाता था। और मैं कहूँगा कि एक किस्म से ये पूरा एक्सरसाइज जो था वो देश और सोसाइटी का मोराल तोड़ने का था कि भाई हम शासन में हैं, हम शासन में रहेंगे, आप पूछने वाले कौन हैं, और हमारे यहाँ पूरी ताकत, सरकार की ताकत हमारे साथ है। संविधान की हत्या हो गई है, अब उसको भूल ही जाओ, हम जो करना है हम करेंगे, और आप जो हैं इसमें आपका कोई और चारा नहीं, आपको सहना ही होगा। ये मैसेज था इमरजेंसी। और उसमें बहुत लोग जो हैं जो पॉलिटिक्स में भी नहीं थे, उन पे भी इम्पैक्ट, पर जो कॉन्शियसली, जिन्होंने जानबूझ के पॉलिटिकल मंच में पॉलिटिक्स, और उनको पता था उस टाइम पॉलिटिक्स करना माने अरेस्ट होना है। और आप ये नहीं समझिए कि अरेस्ट का है कि भाई आप अरेस्ट हो जाओगे, कुछ दिन बिताओगे, बेल हो जाएगा, निकल जाओगे। इमरजेंसी में जब लोग अरेस्ट होते थे, किसी को पता नहीं था कि कब निकलेंगे, किसी को पता नहीं था कि इमरजेंसी की कभी एंडिंग भी होगी, कि 2 साल बाद इमरजेंसी बंद हो जाए। अब मान लीजिए जो अंदर जा रहा है उसको पता नहीं था कि एक दिन वो बाहर निकलेगा। तो आप ये सोचिए कि किस साहस के साथ जो लोग आज जिसका विमोचन हुआ किताब का, ऐसे लोग जो हैं, जो जब ये रिस्क ले रहे थे, जो लोग जिनकी अरेस्ट हुई थी, उनको जो है ये मामूली राजनीति नहीं था कि आप अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है हो जाएगा, बाद में देखी जाएगी। तो देखिए उन लोगों की साहस उस समय की ओपनली इमरजेंसी का विरोध करना, इमरजेंसी के खिलाफ काउंटर मूवमेंट चलाना, देश का मोराल उस समय, सोसाइटी का मोराल, हौसला जो है उसको कैसे ऊपर रखना, तो ये आप लोगों को जानना चाहिए। अब ये इमरजेंसी का एक कॉन्टेक्स्ट भी है, अब थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा। मोटी बात ये थी
कि इलेक्शन 1971 में इलेक्शन जीतने के बाद कुछ ही साल में सरकार की पॉपुलैरिटी जो है बहुत कम हो गई थी। भ्रष्टाचार बढ़ गया था, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था उस समय, और राजनीति जो है उनके पक्ष में नहीं जा रही थी, उसकी दिशा कुछ अलग जा रही थी। पब्लिक में बहुत आक्रोश थी। बिहार और गुजरात में आंदोलन चल रहे थे, गुजरात में सरकार गिर भी गई थी। इलेक्शन हुआ, विपक्ष के लोग चुने गए। एक बहुत बड़ा रेलवे स्ट्राइक हुआ उस समय, और पब्लिक जो है रेलवे स्ट्राइकर्स के साथ उनकी फीलिंग जो थी कि भाई इनका कुछ कारण है स्ट्राइक के लिए। और इस माहौल में, और ये भी था कुछ पारिवारिक विषय भी थे कि वहाँ कोई अपने बिजनेस चला रहे थे, उनके बारे में जो उस समय के युवराज जो थे उनके बिजनेस के बारे में प्रश्न उठा रहे थे लोग। तो ये सब इस माहौल में प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। और अगर आप देखें उस समय के प्रधानमंत्री के खिलाफ 2 चार्जेस जो थे, करप्ट प्रैक्टिसेस और मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, ये दोनों में उनकी कन्विक्शन थी। अब मामला तो आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। चैलेंज जो था, पार्लियामेंट जो उनके खिलाफ खड़े थे, राजनारायण जी, उनका केस था। और विषय जो है सीट का विषय है कि वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी। पर एक एमपी का डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो इमरजेंसी के डिक्लेरेशन में पूरे देश का सिक्योरिटी का मामला बनाया। ये है उस समय का गैजेट नोटिफिकेशन। और मैं आपको उसका ऑपरेटिव सेंटेंस में पढ़ के सुना देता हूँ। I, Fakhruddin Ali Ahmad, President of India, by this proclamation declare that a grave emergency exists whereby the security of India is threatened by internal disturbances. विषय है एक सीट का, एक डिस्क्वालिफिकेशन का, करप्ट प्रैक्टिसेस का, और देखिए उसको सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का विषय बना दिया और इमरजेंसी डिक्लेयर करा दिया। अब इसके जो राजनीतिक परिणाम वो तो उसी रात को तुरंत दिखाई दिया कि जो देश के बड़े बड़े नेता जो थे, जयप्रकाश नारायण जी के अलावा मोरारजी देसाई, अटल जी, आडवाणी जी और बहुत सारे ऐसे लोग, सबको गिरफ्तार किया गया। उसमें से मेरे लिए, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, पर मेरे घर में मेरे पिताजी जो थे वो सिविल सर्वेंट थे, सरकार में काम करते थे, पर वो पॉलिटिकली काफ़ी कनेक्टेड थे। तो हमारे घर में 2 लोग, एक यूनिवर्सिटी जो जेएनयू में हमारा कनेक्शन सबसे ज़्यादा जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, और घर में जो है मेरे पिताजी के दोस्त चंद्रशेखर जी थे। तो जब हम लोग क्योंकि उस समय हमें पता भी नहीं था कि कौन कौन अरेस्ट हुए। कुछ लोग जो बड़े नेता थे उनके बारे में पता था, जो उतने फेमस नहीं थे, वो तो बस उठा के उनको ले गए। इनके बारे में हमें पता था। तो हर फैमिली जो है किसी न किसी का कहीं ना कहीं इमरजेंसी के साथ ये पर्सनल कनेक्शन भी कि जब मैं सोचता हूँ, मेरी जो यादें जो होती हैं उस समय की, और जो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, क्योंकि हमारा जो है फर्नांडिस जी, जॉर्ज साहब के साथ कनेक्शन था और चंद्रशेखर जी को हम बहुत अच्छी तरह जानते थे, तो वो हमें ज़्यादा फील हुआ। और जो जेएनयू में वैसे वो एक्टिविज़म इमरजेंसी के खिलाफ, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को तो कभी चुप तो कर नहीं सकते, तो वो तो अपना कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से विरोध करते जाए। और विरोध करने के भी बहुत तरीके होते हैं कि कोई क्लास नहीं जाओ, कोई कुछ ऐसा कुछ सिग्नलिंग करो कि भाई मैं सिस्टम के खिलाफ।
कि मैं नहीं मानूंगा। तो इमरजेंसी की एक किस्म से अपनी एक कल्चर थी कि आप कैसे सिग्नल करें या कैसे दिखाएं कि हम जो है इमरजेंसी के विरोध में हैं। और मैंने हॉस्टल का भी मुझे जो मेमोरी जो है उस समय यादें जो है कि क्योंकि एक स्टूडेंट हॉस्टल जो है ऐसी जगह है, एक नेचुरल रिफ्यूज है कि किसी को कहीं जाना है कि कोई और नहीं मिला तो कहीं स्टूडेंट हॉस्टल में चलो कुछ 1-2 दिन बिता दिए। तो हॉस्टल में लोग आते थे जाते थे, उस समय हम ज़्यादा पूछते भी नहीं थे कि कौन है, पर उस समय वो माहौल बना कि किसी ने अगर कहा कि भाई 2 दिन के लिए अपने कमरे में रख लो तो हम रख लेते, क्योंकि हमें पता था कि ये कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं ये लोग, इनका हेल्प करो, ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछो और उनको अपने रास्ते में आगे बढ़ने चाहिए। तो ये मैं आपको इसीलिए कुछ डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि जो राजनीति में भी नहीं थे, जो सामान्य लोग थे, जो कोई स्टूडेंट था, कोई प्रोफेशनल था, कोई सबके लिए सबके जीवन में उस समय इमरजेंसी का कुछ न कुछ प्रभाव हुआ। अब सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो हमारे प्रेस वालों पे हुआ और जिस समय इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ, ये भी रात को हुआ। अब देखिए ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ये सब चीज़ रात को होती। अब उस समय ये न्यूज़पेपर्स के बिजली सप्लाई सबको काट दिया गया ताकि अगले दिन न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग ना हो। और बहुत न्यूज़पेपर्स काफ़ी लोगों ने विरोध तो किया, कुछ लोगों ने एडिटोरियल पेज खाली छोड़, क्योंकि सेंसरशिप तुरंत लागू हो और बहुत डिटेल में बताया गया कि आप क्या लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते। और उसमें भी प्रेस, जैसे स्टूडेंट्स अपने लेवल पे करते थे, प्रेस वाले भी अपने लेवल पे तरीका ढूंढते थे कि किसी न किसी तरीके से देश को सूचना मिले। मैं कहूँगा एक किस्म से देश में एक रेजिस्टेंस था इमरजेंसी के खिलाफ और ये बहुत तरीके से रेजिस्टेंस था। कुछ लोगों ने ओपनली विरोध किया, कुछ लोगों ने अपने तरीके से। और इसमें भी कुछ हमारे बहुत जान पहचान के थे, जैसे KR मलकानी जो मदरलैंड के एडिटर थे, ऑर्गेनाइज़र के एडिटर भी थे पहले, वो हमारे मेरे पिताजी के बहुत क्लोज फ्रेंड थे। तो वो प्रेस वालों में से ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू बी अरेस्टेड। और जो फॉरेन जर्नलिस्ट जो हैं, कोई भी इमरजेंसी के खिलाफ कुछ टिप्पणी करता था तो उनका वीज़ा कैंसिल हो जाता था, उनको बाहर ले जाते थे, बाहर फेंक देते थे। और कल्चर के क्षेत्र में भी सचदेवा जी ने किशोर कुमार के बारे में कहा। आपको पता है कारण ये कहा गया, उस समय उनको बताया गया कि वो यूथ कांग्रेस के फंक्शन में आके गाना गाए और उन्होंने मना किया। उसके कारण उनका गाना कभी रेडियो में बजता नहीं था और उस समय और कुछ साधन नहीं थे या टीवी भी बहुत कम ही चलता था। तो आप सोच लीजिए, रेडियो हमारे लिए मेन एंटरटेनमेंट था और मेन एंटरटेनमेंट में आपने किसी को निकाल दिया बिल्कुल। तो आप सोचिए उस समय का टोटल एनवायरनमेंट, टोटल माहौल, मैसेजिंग उस समय कैसा था। ये फिल्म में भी हो कि एक बहुत मशहूर फिल्म थी, गुलजार की फिल्म थी आंधी, उसके पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा, उसके बहुत अच्छे गाने भी हैं आंधी। पर आंधी में भी सेंसर को लगा कि भाई ये कहीं इंदिरा गांधी के बारे में कुछ कमेंट कर रहे हैं, चलो इसको रोक दो। तो जब तक फिल्म में कट नहीं होगा और जब तक वो चेंज नहीं होगा तब तक ये फिल्म को रिलीज नहीं करेगा। तो ये था इमरजेंसी। अब संविधान की बात करते हैं। वो 2 साल में 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 48 ऑर्डिनेंसेस पास किए गए। सोच लीजिए 2 साल में 48 ऑर्डिनेंस, 5 कॉन्स्टिट्यूशनल। और इसमें 3 जो अमेंडमेंट जो थे ये बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तो था 38th अमेंडमेंट कि डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, आप इस पे आप कोर्ट नहीं जा सकते।
39th अमेंडमेंट था कि प्राइम मिनिस्टर के चुनाव पे आप कोर्ट नहीं जा सकते, और 42nd था कि जो फंडामेंटल राइट्स जो है इसको आप डाइल्यूट करेंगे और कोर्ट्स की पावर जो है इसको आप कम करेंगे। और मैं कहूँगा, जब आप पता नहीं आप लोगों ने वो जो प्रदर्शन जो बाहर है उसमें आप आने के पहले कुछ समय तो देखा होगा, उसमें से एक बहुत मशहूर केस है वहाँ जिसका जिक्र है वहाँ बाहर, कि ये केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जहाँ अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि अगर आपकी जान भी जाए इमरजेंसी में, आप कोर्ट में आपको कोई राहत, कोर्ट आपको राहत नहीं दे सकता। ये थी इमरजेंसी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन पे जो असॉल्ट हुआ, जो इंस्टीट्यूशंस पे जो असॉल्ट हुआ, इसके परिणाम जो है सालों तक रहे, और चुनाव के बाद रिकवरी करना, और आज हमें इसीलिए जब हम बात करते हैं कि संविधान की हत्या हुई, जब आप प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, जब आप इमरजेंसी का डिक्लेरेशन, जब आप कहते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स, जब आपके जीने का हक जो है वो संविधान के बाहर है, वो है संविधान की हत्या। अब मेरा इंटरेस्ट फॉरेन पॉलिसी, आप जानते हैं विदेश मंत्री तो हूँ। इमरजेंसी के समय में कभी कभी बड़े निर्णय लिए जाते थे बिना डिबेट के। ये मॉक पार्लियामेंट, उस समय इमरजेंसी पार्लियामेंट था। आजकल एक चर्चा हो रही है कि श्रीलंका में हमारे मछुआरे जाते हैं और उनको गिरफ्तार किया जाता है। आपको पता कारण क्यों? कारण है क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे श्रीलंका के साथ एक समझौता किया गया जिसमें मछुआरों का हक जो था पहले कि कुछ वो श्रीलंका के पानी में फिशिंग करने का, वो हक जो है हम लोगों ने त्याग दिया था। अगर इमरजेंसी नहीं होता, अगर पार्लियामेंट उस समय का सचमुच जेन्युइन पार्लियामेंट होता, वहाँ डिबेट होती, मुझे नहीं पता कि ये एग्रीमेंट उस समय पार्लियामेंट उसको मानती या नहीं मानती। तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि उस समय जो डिसीजन, जो निर्णय जो लिया गया, उसका परिणाम आज भी तमिलनाडु में दिखाई दे। अब इंटरनेशनल इमेज की बात करें कि ये इमरजेंसी जो है 75 से 77 तक चला। 77 में मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम पास किया और मैं विदेश सेवा में अफसर बना। तो मेरे पहले जो सीनियर लोग जो थे वो उस समय भारत के अलग अलग राजदूतावासों में थे, और हम उन लोगों से सुनते थे कि दुनिया में इमरजेंसी को डिफेंड करना कितना कठिन था, भारत की कितनी आलोचना होती थी कि हमारा इमेज जो था दुनिया में, क्योंकि माने दुनिया मानती है भारत, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, सब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। जब बड़ी डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, वहाँ संविधान की हत्या होती है, जहाँ डेमोक्रेसी की हत्या होती है, तो आप सोचिए कि आप इंडिया के एम्बेसडर हैं या डिप्लोमेट हैं, आपकी स्थिति क्या है? आप किस मुंह से आप भारत को डिफेंड करेंगे? कैसा इमेज बनाएंगे? ये हम लोग सुनते थे अपने सीनियर लोग से उस समय। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरजेंसी के बाद भी आप जानते हैं 77 में चुनाव हुआ, जनता सरकार आई, बाद में सालों बाद इंदिरा गांधी से पूछा जाता था, मैंने हाल ही में एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने पूछा कि इज देयर एनीथिंग यू वुड हैव चेंज्ड अबाउट इमरजेंसी? ही सेड मिसेस गांधी थॉट फॉर अ मोमेंट एंड शी सेड नो। तो आप सोचिए, और ये आफ्टर मेनी इयर्स। तो कभी आप ये सोचिए कि कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी, even Rajiv Gandhi, they have never expressed regret for emergency. This is also something we should note.
ना, जैसे कि मैंने कहा, आज का कार्यक्रम हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि इमरजेंसी के सबक हैं। तो इमरजेंसी के लेसन्स क्या हैं? मेरे लिए 5-6 सबक जो है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि डेमोक्रेसी जो है हम लोगों के डीएनए में, कि अगर हम जो है ऐसे माहौल में, क्योंकि बहुत जगह जो हैं ऐसी तानाशाही, ऐसे माने जो अत्याचारें हुई थी, पर जिस तरीके से, जिस डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोगों ने विरोध किया, अंत में फोर्स किया कि इलेक्शन होगा। क्योंकि इलेक्शन क्यों हुआ? वो सोसाइटी में वो उभर के आ रहा था, जो शासन कर रहे थे उनको पता था कि देश इमरजेंसी को मानती नहीं है, 2 साल हो चुके। तो जो रेजिस्टेंस, जो सोसाइटल रेजिस्टेंस जो थी इमरजेंसी के खिलाफ, उसके कारण 77 का चुनाव। और मैं कहूँगा कि इमरजेंसी से ये साबित हुआ कि डेमोक्रेसी जो है हम लोगों के खून में है, हमारे डीएनए में है, और हम किसी भी हालत में हमारी जो डेमोक्रेसी जो है, जो फ्रीडम्स जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसको हम, भारत की जनता हर समय इसकी सुरक्षा करेगी, कोई खोने के लिए तैयार नहीं। दूसरा कि फ्रीडम्स जो है, इमरजेंसी जैसे स्थिति तब होती है जब लोग जो हैं अपना हित, और मैं आपके उस कहानी के बारे में मैं सोच रहा था, जब फैमिली देश के से ज़्यादा आप फैमिली को आगे करते हैं, तब इमरजेंसी जैसे स्थिति होती। और ये जो है, अब उस समय का नारा था कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। तो जब ये पारिवारिक राजनीति होती है, इसका आप डेंजर समझिए, क्योंकि आपको बहुत गलत रास्ते में ले जाती है और इसमें देश का नुकसान होता है, जैसे इमरजेंसी में हुआ था। तीसरा कि जब आज भी लोग कहीं देश की बुराई करते बाहर जाके, जब हमारे इंस्टीट्यूशन, जब हमारे चुनावों के बारे में टिप्पणी करते, जब इलेक्शन कमीशन पे कुछ कहते, तो आप ये नहीं समझिए कि ये कोई एक्सीडेंट है। आप इन लोगों से बच के रहें, क्योंकि जब लोग हमारे इंस्टीट्यूशंस को अटैक करते हैं, अगला कदम है कॉन्स्टिट्यूशन को अटैक करें, फिर डेमोक्रेसी को अटैक करें। तो हमें जो है अपने इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करके रहना चाहिए, क्योंकि हम एक किस्म से डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करें। चौथा कि हम जो है अपने सिटीजन, अपने नागरिकों को एम्पावर करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जो भी आज हम योजनाओं की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि लोगों को बिजली देते हैं, पानी देते हैं, उनकी सुविधा देते हैं, घर देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो ये जो है, क्योंकि ये इनका हक बनता है, पर ये हक के अलावा ये एम्पावरमेंट है, क्योंकि जितना एम्पावर्ड सिटीजन हो वो कभी इमरजेंसी जैसे स्थिति होने नहीं देगा। 75 और 77 के बीच में लोग इतने एम्पावर्ड नहीं थे, पर तब भी उनमें वो भावना थी कि हम इसको चलने नहीं देंगे। और आखिरी कि हमें जो है, जो नेशनल स्पिरिट जो ये हमें बना के बढ़ा के रखना चाहिए। और इसके अवसर होते हैं कभी कि देश मिलजुल के राष्ट्र हित, राष्ट्र भावना के साथ आए। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि खाली इंडियन डेमोक्रेसी है कि हर पार्टी के लोग डेलीगेशन में बाहर जाए, एक स्वर से
भारत का हित दुनिया के सामने रखें। तो अगर ये बॉर्डर का विषय हो या मेक इन इंडिया को कैसे प्रमोट करना है, या जब कोविड की महामारी चल रही थी कि हमें अपना गर्व था अपने वैक्सीन पे, तो आप इस मॉक पार्लियामेंट में थोड़ा सोच भी लें कि राष्ट्र भावना क्या है, कौन से लोग हैं जो मिलजुल के काम करते हैं और कौन से लोग हैं जो ऐसी चीज़ों की आलोचना करते हैं। तो उस सोच के साथ मैं एक बार और आप सब लोगों को मेरी ओर से मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपका मॉक पार्लियामेंट सफल रहे और आप जो घटनाएं 50 साल पहले हुई, आप इसको इतिहास के रूप में न देखें। ये आज भी जीवित है। जो इमरजेंसी का डेंजर जो है, कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेके घूमते हैं, अंदर कुछ भावनाएं और कुछ अलग, ये आप समझ लीजिए। लोगों का रिकॉर्ड देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज की भी डीएनए होती है, और ये डीएनए कि आज तक इमरजेंसी के बारे में रिग्रेट कभी भी ये नहीं कहा कि गलत निर्णय था, कि हम सॉरी हैं कि हम लोगों ने कितने देश का जीवन, कितने लोगों का जीवन बिगाड़ा। तो उसके साथ मैं आप सबको एक बार और बेस्ट विशेस। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज़ TV। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच